all, my name is Ankita Banerjee and today we are going to start a lecture over organic chemistry's Riemann-Tiemann reaction. आज हम पढ़ने वाले हैं रीमन-टिमर रिएक्शन के बारे में, जो एक बहुत ही फेमस नेमिंग रिएक्शन है। रीमन-टिमन एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही फेमस रिएक्शन दिया और इस रिएक्शन की मदद से हम जो कन्वर्शन करते हैं वो बेसिकली फिनॉल को कन्वर्ट करते हैं सैलिसिल्डिहाइड में। ओके, सो इस रिएक्शन में हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस अपना फिनॉल को कन्वर्ट करेंगे किसमें, सैलिसिल्डिहाइड में। ओके, तो बेसिकली ये कौन सी नेमिंग रिएक्शन है, रीमन-टिमन रिएक्शन, जहाँ पर फिनॉल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सैलिसिल्डिहाइड में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना मैकेनिज्म को पढ़ना कि किस तरह से आपका फिनॉल कन्वर्ट हो जाता है सैलिसिल्डिहाइड। तो मैंने यहाँ पर जो बेसिकली जितने भी स्ट्रक्चर्स रहते हैं मैकेनिज्म में वो पहले से थोड़ा थोड़ा बना के रखा है, जिससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और फटाफट मुझे समझाने में ईजी हो। ठीक है, बाकी अगर आपका कुछ डाउट हो तो आप देख लेना, एक बार कमेंट में मुझे बता देना, और अगर डाउट नहीं हो तो एक लाइक कर दीजिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना मैकेनिज्म को पढ़ना। उससे पहले मुझे आपको एक बात बतानी है कि जब भी आप रिएक्शन को लिखोगे, ओके, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म को जब भी आप लिखोगे उसके पहले आपको कुछ चीज़ ध्यान देनी है। क्या क्या चीज़? पहले आपको जब आप मैकेनिज्म को दिखाओगे, मतलब मैकेनिज्म को जब आप शो करोगे, उसके पहले जिस रिएक्शन के बारे में आपको क्वेश्चन, मतलब एग्जाम के टाइम में क्वेश्चन पूछा है, उसी क्वेश्चन को आप पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिख दोगे। मतलब कौन से रिएक्टेंट से कौन से प्रोडक्ट में हम पहुंच रहे हैं वो आप पहले लिखोगे, उसके बाद अपने मैकेनिज्म को लिखना स्टार्ट करोगे। क्योंकि हो सकता है कि मैकेनिज्म में आप जब एग्जामिनर चेक करे तो एक एक मैकेनिज्म को अच्छे से देखे, क्योंकि मैकेनिज्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। कहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो रही है, कहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, तो एक एक चीज़ इसमें मायने रखता है। तो इस टाइम में ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि जो रिएक्शन का हमारा मेन पर्पस है, मतलब जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पर बच्चा दिखा रहा है। तो पहले तो हमको ये क्लियर करके लिखना पड़ेगा कि जो आपका रिएक्टेंट है वो क्या है और जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या है। तो पहले तो आप एक रिएक्शन में वन लाइन रिएक्शन लिख देना, जहाँ पर मैकेनिज्म नहीं होगा, ओनली रिएक्शन विल बी देयर। जहाँ पर फर्स्ट में आप लिखोगे फिनॉल, मतलब फिनॉल को आप फर्स्ट में स्ट्रक्चर शो करोगे, उसके बाद फिनॉल से क्या बन रहा है हमारा, सैलिसिल्डिहाइड। तो सैलिसिल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आप दिखाओगे, मतलब फिनॉल टू सैलिसिल्डिहाइड आपको पहले दिखाना है और किसके प्रेजेंस में हो रहा है वो भी दिखा देना है। तो किसके प्रेजेंस में हो रहा है वो देख लेते हैं। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। और इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमको हीट करवानी पड़ती है रिएक्शन को, मतलब 60 to 65 डिग्री अराउंड हमको टेम्परेचर को रखना पड़ता है। ओके, और ये जो आपको H+ दिख रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ H+, इसका भी एक मतलब है कि जब आप लास्ट स्टेप करोगे तो लास्ट स्टेप में हम एक H+ करवाते हैं, मतलब एक एसिडिफिकेशन प्रोसेस होती है जहाँ पर हम H+ के प्रेजेंस में हमारे फाइनल प्रोडक्ट तक पहुँचते हैं। तो इतना मुझे आपको एक आपको बताना चाहिए, इंट्रोड्यूस करवाना था कि कैसे हम अपना रिएक्शन को अब स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हम अपना मैकेनिज्म लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे बता रही हूँ वैसे आप पहले तो लिख लेना जो आपका रिएक्शन है, जैसे मैंने लिखा है वैसे आप लिखोगे। ये मैंने नोट्स के लिए कुछ बना के रखा है, अभी ये मत लिखो और ये अभी ध्यान मत दो। पहले मैं इसको पूरा लिखूंगी, अभी तक कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट करूंगी, उसके बाद मैं लास्ट में थोड़ा सा आपको टाइम लूंगी, उस टाइम में आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको लिखते रहिए। ओके, समझ के लिखते रहिए तो और बेटर है। बाकी लिखिए, जिसके साथ आपका जो मेंटल वर्क है और हैंड राइटिंग वर्क है वो भी होते जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा रीमन-टिमन रिएक्शन को मैकेनिज्म सॉल्व करना। ओके, सो मैकेनिज्म पहले आप लिखोगे मैकेनिज्म करके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टाइल करके लिखा है, ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना ज़्यादा स्टाइल करके लिखना पड़े, आप बस लिखोगे मैकेनिज्म, उसके बाद स्टेप 1 लिखोगे। ओके, तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, देखिए ये रिएक्शन को पढ़ने से पहले आपको एक इंटरमीडिएट बनाना पड़ेगा, मतलब आप वो नहीं बनाओगे, पर हाँ प्रैक्टिकल के टाइम देखा गया कि जब एक रीमन-टिमन रिएक्शन हो रही होती है तो उस टाइम मतलब साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में पहुंचता है तो उस टाइम उसके बीच में कुछ टाइम के लिए क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। तो इंटरमीडिएट बनता कैसे है ये साइंटिस्ट ने थियोरेटिकली दिया और वही इंटरमीडिएट का मदद हम लेंगे टू सॉल्व द मैकेनिज्म। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इंटरमीडिएट कैसे बनता है, बिकॉज इंटरमीडिएट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। ओके, सो इंटरमीडिएट देख लेते हैं क्या होगा रीमन-टिमन रिएक्शन में। सो इन रीमन-टिमन रिएक्शन our intermediate will be
डाइक्लोरोकार्बिन, मतलब इंटरमीडिएट हमारा लिबर्टीवन रिएक्शन में कौन सा होगा, डाइक्लोरोकार्बिन। ये डाइक्लोरोकार्बिन क्या होता है और ये बनता कैसा है, ये एक बार देख लेते हैं। देखो, जो डाइक्लोरोकार्बिन रहता है वो एक टाइप का इंटरमीडिएट रहता है, और ये इंटरमीडिएट हमको मदद करता है टू रीच अप टू प्रोडक्ट। ओके, और ये जो इंटरमीडिएट है इसका भी एक छोटा सा खुद का मैकेनिज्म है, ये हम देख लेते हैं। तो जब आप एग्जाम के टाइम ये सब लिखोगे तो एग्जामिनर को समझ पाएगा, हाँ जो स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है, इतना एग्जाम्पल्स उसने सॉल्व किए हैं, तो उसको थोड़ा सा स्टडी के बारे में नॉलेज होगा, मतलब कैसे इंटरमीडिएट जो इंटरमीडिएट बनता है उसका कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्लस माइनस ये सब शो करना पड़ता है, इसके बारे में आपको नॉलेज है, ये एग्जामिनर को पता होना चाहिए। तो आप ये सब पहले इंटरमीडिएट बनाने के लिए एक बॉक्स में इंटरमीडिएट बना के रखोगे, उसके बाद मैकेनिज्म के लिए अलग से स्पेस बनाओगे, ऊपर अपना रिएक्शन लिखोगे, तो ये सब आपको पेज में लिख के आना है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हमारे इंटरमीडिएट को बनाना। देखो, इंटरमीडिएट बनाने के लिए पहले तो हमारे पास लेना पड़ेगा आपको क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एक सोल्यूशन होता है, और ये क्लोरोफॉर्म में कुछ नहीं होता, बस कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन होता है। जब कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन करवाया जाता है तो आपका क्लोरोफॉर्म बनता है। ओके, और इसी क्लोरोफॉर्म के साथ हमको रिएक्ट करवाना पड़ता है स्ट्रॉन्ग बेस को। एक स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में हमको क्लोरोफॉर्म को रिएक्ट करवाना पड़ता है, जिसके रिजल्ट में आपको क्या मिलता है, डाइक्लोरोकार्बिन। ओके, तो डाइक्लोरोकार्बिन बनता कैसे देख लो। पहले तो हमारे पास ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर मैंने से ओपन करके लिखा है, क्योंकि आप जब मैकेनिज्म लिखोगे, मतलब मैकेनिज्म के टाइम आपको दिखाना पड़ता है ना कि हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, ऑक्सीजन टूट रहा है, बॉन्ड ब्रेक, सब कुछ आपको मैकेनिज्म के अंदर दिखेगा। तो जब हम मैकेनिज्म लिखते हैं ना, उस टाइम आपको बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, ये सब के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश किया है दिखाने के लिए कि हाँ ये सब आपको लिखना चाहिए। तो वही बताना चाह रही थी मैं कि जो आपका क्लोरोफॉर्म है उसका जो स्ट्रक्चर है, ओपन करके अगर आप देखो तो ऐसे दिखता है। कैसे, कार्बन, 3 क्लोरीन ग्रुप ऐसे अटैच है, और एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मैंने अकेले इसलिए रखा है क्योंकि हाइड्रोजन का ही रिएक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ अवर स्ट्रॉन्ग बेस, लाइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यू कैन टेक, सोडियम हाइड्रोक्साइड यू कैन टेक। बट सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं या फिर टीचर्स प्रेफर करते हैं, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड की यील्ड अच्छी होती है। इसीलिए यहाँ पर मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करवा सकते, यू कैन डू, बट स्टिल आई हैव टेकन द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस। ओके, सो यहाँ पर मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो टूटने का कैपेसिटी है, विच इज़ you know that a strong base can dissociate its ions when it goes in a aqueous medium। तो जब आपका KOH और NOH टाइप का स्ट्रॉन्ग बेस वाटर के साथ डिजॉल्व होगा तो क्या होगा, K प्लस मतलब पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन अलग अलग हो जाएंगे, और उसी टाइम जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ जाएगा, आपके क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन को लेने जाएगा। जैसे ही क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन एक ले लिया, वैसे ही क्लोरोफॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो C- क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, मतलब ट्राइक्लोरोकार्बन की तरह दिख रहा है। पर स्टिल यहाँ पर आपका जो ये स्ट्रक्चर है वो इट्स नॉट स्टेबल, एंड यहाँ पर जो कार्बन आयन बन रहा है ये भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इसलिए क्या होगा, जो यहाँ का क्लोरीन है वो क्लोरीन चला जाएगा बाहर, और क्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप क्लोराइड आयन की तरह बाहर चला जाएगा। अब जैसे ही क्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप क्लोराइड आयन की तरह बाहर गया, वैसे ही क्या होगा, जो आपका यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था वो समहाउ क्लोरीन का जो माइनस आई इफेक्ट है उसके साथ ही बाहर गया। मतलब you know that chlorine is a electronegative atom, so that's why chlorine takes up the electron from the carbon, 2 electrons it has taken, and then the carbon's only 2 electrons remained। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है और 2 क्लोरीन है, और साथ ही साथ आपको जो प्रोडक्ट मिला वो डाइक्लोरोकार्बिन ऑब्टेन हुआ। तो डाइक्लोरोकार्बिन एक इंटरमीडिएट है जो रिएक्शन के अंदर ही अंदर होती है, और उसी का रिएक्शन हमको करवाना पड़ता है विद अवर फिनॉल। अब फिनॉल का रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, हमारा डाइक्लोरोकार्बिन के साथ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा रिएक्शन को फॉरवर्ड करना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अब हमारे पास मैकेनिज्म का जो फर्स्ट स्टेप है वो स्टार्ट हो गया। फर्स्ट में हमको क्या करवाना है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट में मैंने क्या किया है, आपके फिनॉल को ओपन करके लिखा है। मतलब जो आपका फिनॉल है, आपको पता है फिनॉल बनता कैसा है, बेंजीन के ऊपर व्हेन हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच्ड दैट इज कॉल्ड योर फिनॉल। ओके, मतलब फिनाइल का PHE आप समझ सकते हो कि लिया गया है, और अल्कोहल का लास्ट में सफिक्स OL
को ऐड कर दिया गया है विच मेक्स अप दी फिनॉल। ओके, तो यहाँ पर ये आपका फिनॉल है। अब ये फिनॉल आपको रिएक्ट करवाना पड़ेगा एक कंपाउंड से। अब ये कंपाउंड कौन सा वो देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो आपका डाइक्लोरोकार्बन है, ये डाइक्लोरोकार्बन इंटरमीडिएट है और ये हमारे जो हमारा मैकेनिज्म है उसके अंदर हेल्प करेगा हमको प्रोडक्ट में पहुंचने के लिए। पर यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हम फर्स्ट में ही अपना जो इंटरमीडिएट है उसको फर्स्ट में ही नहीं लेंगे। पहले आपका जो रिएक्शन है विच इज़ अवर फिनॉल का फर्स्ट स्टेप, वो फिनॉल का फर्स्ट स्टेप पहले आपका फिनॉक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? फिनॉक्साइड। उसके बाद हम उसका रिएक्शन करवा सकते हैं किसमें करवा सकते हैं? डाइक्लोरोकार्बन के साथ करवा सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपको ध्यान देना है कि आप फर्स्ट में ही अपना इंटरमीडिएट के साथ रिएक्शन नहीं करवाओगे। फर्स्ट स्टेप इट शुड बी फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। ओके, तो फर्स्ट में हमने क्या किया है, अपना फिनॉल बनाया है। फिनॉल को मैंने थोड़ा सा ओपन करके लिखा है। कैसे? ये आपका बेंजीन ग्रुप है, उसके ऊपर ऑक्सीजन है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन है, मतलब ये आपका फिनॉल है। अब मैंने हाइड्रोजन को ओपन करके क्यों लिखा है? क्योंकि जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन है ये कहाँ से आया? ये हाइड्रोक्साइड आयन आपके जो आपका था ना रिएक्टेंट्स, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरोफॉर्म। देखो, क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक काम तो हो गया। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और है हमारे रिएक्शन में, तो हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक और मोल लिया। अब एक और मोल हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया। अब आपको पता है कि वाटर के साथ डिजॉल्विंग मूड में है, तो ये अपने आयंस में ब्रेक ही होगा, मतलब ये हाइड्रोक्साइड आयन और पोटेशियम आयन अलग अलग है। अब यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन आएगा पिक्चर में, और हाइड्रोक्साइड आयन आके इस फिनॉक्साइड आयन को बनाएगा। ओके, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन फिनॉल के ओ के साथ जो हाइड्रोजन है उसको क्या करेगा? अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। मतलब हाइड्रोक्साइड आयन और H के साथ, आपको पता है ना H एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है अंदर ही अंदर। तो जैसे ही हाइड्रोक्साइड आयन हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आएगा, वैसे ही क्या करेगा? ब्रेक होगा। मतलब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन को दे के हाइड्रोक्साइड आयन के साथ चले जाएगा। अब जैसे ही हाइड्रोक्साइड आयन हाइड्रोजन का बॉन्ड बना, वैसे ही हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन को दे दिया, और ऑक्सीजन यहाँ पर एज इट इज जैसे सिंगल बॉन्ड में वैसे ही रहेगा, बस ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, तो इसका हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा। ये आपका ऑक्सीजन और इसमें क्या है? नेगेटिव चार्ज। ये आपका बन गया फिनॉक्साइड आयन। क्या बन गया? फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन को मैं ऐसे लिख देती हूँ, फिनॉक्साइड आयन। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है, अब ये फिनॉक्साइड आयन एक्चुअल में अकेला नहीं है। एक्चुअल में ये जो फिनॉक्साइड आयन आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल में अकेला नहीं है। क्यों अकेला नहीं है? क्योंकि फिनॉक्साइड आयन एक्चुअल में इसका काउंटर आयन एक मेटल होता है विच बेसिकली केम फ्रॉम आवर बेस। ओके, मतलब पोटेशियम आयन था ना हमारे पास पहले, आपको मैंने बताया ना कि हाइड्रोक्साइड आयन और पोटेशियम आयन कैसे जनरेट हुआ। अब उसी पोटेशियम आयन की मदद से जो फिनॉक्साइड आयन है वो अपने आप को न्यूट्रल रखने की कोशिश करेगा इनसाइड अवर सोल्यूशन। तो यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन रिएक्ट करेगा, पर हाँ, यहाँ पर पूरा फिनॉक्साइड आयन ऐसे खाली नहीं रहेगा। इसके पूरा आसपास जो है एक अब हो सकते हो काउंटर आयन की तरह रहेगा, जो हमारा सोडियम आयन हो सकता है, पोटेशियम आयन हो सकता है, वो इसको सराउंडेड रहेगा ताकि माइनस चार्ज ज़्यादा वाइब्रेट ना करे। यहाँ तक आगे क्लियर? अब क्या होगा देखो, अब ये फिनॉक्साइड लिखो या सोडियम फिनॉक्साइड लिखो, पोटेशियम फिनॉक्साइड लिखो, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट रिएक्टेंट यू हैव टेकन, बट स्टिल यू कैन एज्यूम इट एज अ फिनॉक्साइड आयन। ओके, तो यहाँ पर जो आपका फिनॉक्साइड आयन है वो अब रिएक्ट करेगा किसके साथ? अब वो देखना है। देखो, अब फिनॉक्साइड आयन तक आई होप आपको समझ में आ गया। अब फिनॉक्साइड आयन किसके साथ रिएक्ट करेगा वो देखना है हमें। देखो, अब हमारे पास कौन है? डाइक्लोरोकार्बन। अब हमारे पास इंटरमीडिएट आएगा रिएक्शन करने, पर इंटरमीडिएट को रिएक्शन हम फिनॉक्साइड आयन के ऊपर नहीं करवाएंगे। हाँ, फिनॉक्साइड आयन के कंपाउंड के ही अंदर होगा, यहाँ पर कोई हम अलग से एडिशन नहीं कर रहे हैं, कोई अलग से एलिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, पर स्टिल कहीं ना कहीं आपको फिनॉक्साइड आयन का बोल सकते हो कि ग्रुप, मतलब चार्ज कहीं दूर नहीं जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा, यहीं पर रहेगा। पर हम फिनॉक्साइड आयन के इस वाले स्ट्रक्चर के ऊपर हम अपना रिएक्शन नहीं करवाएंगे डाइक्लोरोकार्बन का। इसको पहले हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? रेजोनेट करके। कैसे बनाएंगे? रेजोनेट करके, मतलब दिस फिनॉक्साइड आयन विल अंडरगोज रेजोनेंस and then the resonating structure, then the stable resonating structure will be formed and then only we can add our dichlorocarbon. Okay, मतलब बेसिकली डाइक्लोरोकार्बन का रिएक्शन हम इसमें नहीं बल्कि फिनॉक्साइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर करवाएंगे। ओके,
तो स्टार्ट करते हैं हम अपना डाइक्लोरोकार्बन को लेना। अब डाइक्लोरोकार्बन हमने ले लिया। अब डाइक्लोरोकार्बन को हमको क्या करवाना है, फेनॉक्साइड आयन को पहले रेजोनेंस करवाना है। रेजोनेंस करवाने के बाद डाइक्लोरोकार्बन को रिएक्ट करवाना है। रेजोनेंस करना दिखा देती हूँ, रेजोनेंस कैसे करते हैं। ये आपका बन गया। अब इसी स्ट्रक्चर पे हम अपना रेजोनेंस करेंगे। कैसे करेंगे, ये आपका माइनस चार्ज है, माइनस यहाँ पर ये आपका पाई बॉन्ड, माइनस पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ऐसे आपका जब स्ट्रक्चर बनता है तो आपका ये कंजुगेशन रहता है ना, तो इसी वजह से यहाँ पर रेजोनेंस होगा। तो ये माइनस चार्ज यहाँ, ठीक है, ये ऐसे दिया, और यहाँ पर जैसे ही जाएगा ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ जाएगा। अब जैसे ही ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, वैसे ही पाई बॉन्ड बन गया यहाँ, मतलब नेगेटिव चार्ज की तरह यहाँ दिख रहा है, और आपका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की तरह ऐसा है। आया समझ, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या होगा, इस वाले स्ट्रक्चर पे ऐसा क्या हुआ कि इस वाले स्ट्रक्चर पे नहीं हो पाया। देखो इस वाले स्ट्रक्चर पे भी क्लोरोकार्बन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो इसके अंदर आ सकता था, पर इस टाइम डाइक्लोरोकार्बन ओ नेगेटिव के साथ नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा कार्बन आयन फॉर्म हो रहा है जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है फेनॉक्साइड आयन का, इसीलिए मैंने दिखाया क्योंकि इस वाले स्ट्रक्चर पे जो न्यूक्लियोफिलिसिटी रहती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ कार्बन इज मोर देन न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ ऑक्सीजन। इसी वजह से हमने डाइक्लोरोकार्बन को यहाँ रिएक्ट करवाया, क्योंकि डाइक्लोरोकार्बन खुद ही इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि डाइक्लोरोकार्बन खुद ही इलेक्ट्रोफाइल है। आया समझ, डाइक्लोरोकार्बन खुद ही इलेक्ट्रोफाइल है। अब क्यों इलेक्ट्रोफाइल है वो आपको मैं बता देती हूँ, क्योंकि डाइक्लोरोकार्बन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एक कार्बन आपको सेंट्रल एटम है ना, तो कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और इसी वजह से कार्बन को और 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, और कार्बन एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम बन जाता है। इसीलिए कार्बन के ऊपर 2 लोन पेयर और 2 क्लोरीन, इसीलिए ये एक आप बोल सकते हो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम है, और साथ ही साथ ये एक इलेक्ट्रोफाइल है।